राजेश्वर गौड़ जी, लुकिंदर जी, पूर्ण जी, विनोद जी, रवि ठाकुर जी, शौरी जी, गोविंद जी जो पूर्व हमारे मंत्री रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का। जब ये आपदा आई तो मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया और मुझे खुशी इस बात की है कि नितिन गडकरी जी के साथ मैं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी, हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स, हम सब लोग जब गाड़ी में ही रिव्यू करते थे और गाड़ी में ही माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं जो कि माननीय मंत्री जी आपको बताएंगे। हमें खुशी इस बात की है कि दिल खोलकर आपसे हमें सहायता चाहिए और आशा है कि जल्दी से जल्दी हमारे पास पैसा पहुंचेगा। हमारे साधन कम है, हमारे पास सीमित साधन है, तो उन सीमित साधनों में हमारी जो रोड ही लाइफलाइन है आपदा की इस घड़ी में, जो 50 वर्षों में पहली बार ऐसी आई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान बारिश हुई और 7 से 11 तारीख तक, 7 जुलाई से 11 जुलाई तक 300% से अधिक बारिश हुई। चाहे वो पंजाब के साथ लगता ऊना जिला था, चंडीगढ़ के साथ लगता बद्दी जिला था, सब जगह फुल ढह गए। उन सब बातों की चर्चा हमारी गाड़ी के अंदर माननीय मंत्री जी के साथ हुई, तो माननीय मंत्री जी ने वही दिशा निर्देश दे दिए हैं और उन दिशा निर्देश के अनुसार हमें इस बात की खुशी है कि हमेशा से माननीय मंत्री जी का प्यार हिमाचल प्रदेश के साथ बना रहा है और मैं जयराम ठाकुर जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भी हमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दें। जैसे गाड़ी के अंदर दे रहे थे तो गाड़ी के अंदर बाहर भी थोड़ा जहाँ अच्छा सहयोग देंगे, तो मेरा ये आशा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विपक्ष के सम्मानीय नेता, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सभी विधायकगण और उपस्थित पत्रकार भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आज कुल्लू से मनाली तक इस नेशनल हाईवे का निरीक्षण करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उससे इस बात का पता चला कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 2-3 साल पहले इसी होटल में मैं अपने परिवार के साथ आया था, वो रास्ते का काम शुरू था और आज वो उसी रास्ते से मैं आया भी था और इसलिए बहुत बड़े प्रमाण पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है, अभूतपूर्व नुकसान है। हमारी बातों में जब चर्चा हुई तो राज्य सरकार को भी एक रिपोर्ट मिला है कि ये जो नदी है, जहां नदी के बाजू में रास्ता बह रहा है, वहां नदी में जब फ्लड आया और फोर्स बढ़ा पानी का, तो कंक्रीट हो, बड़े बड़े पिलर हो, रास्ता हो, बड़े बड़े व्हीकल हो, सब बह के गए। तो ये जो इस नदी के बारे में टेक्निकली अध्ययन करने के लिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको क्या करना चाहिए और पहला इमीडिएट क्या करना चाहिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके क्या करना चाहिए, तीनों बातों का विचार विशेष रूप से एमएचआई के जो रोड है इसके बारे में हम कर रहे हैं। यहाँ के मंडी के आईआईटी की भी प्रोफेसर है, रुड़की की भी प्रोफेसर है, हमारे रिटायर्ड मेंबर है एनएचआई के पांडे, टेक्निकली बहुत साउंड है, उनकी टीम निश्चित हुई है। एक 3-4 तारीख को पूरा इसका अध्ययन करने के लिए आ रही है। आज लोगों ने भी मुझे बहुत सी समस्याएं जगह जगह पर रोककर मुझे लोगों ने अपने प्रॉब्लम, गांव के प्रॉब्लम बताया। प्रमुख रूप से 2 बातें हैं कि रास्ते के ऊपर एक साइड में पहाड़ है और मैं थोड़ा जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं। तो ये जो रॉक्स होते हैं, इसका जो हार्डनेस होता है, इसको मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस करके एक्सप्लेन किया जाता है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट,
एपिटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। इसमें बहुत कम जगह पर रॉक लगा, बाकी जगह पत्थर और पत्थर में मिट्टी है। वो बड़ा फ्राजिल ये है, जिसके कारण जब बरसात आती है तो तुरंत वो टूट जाता है, बह जाता है। और ये नदी का जो प्रवाह होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर्याय भी नहीं है कि रिवर के बाजू में रोड बने हुए हैं। अभी हमने बहुत बार कोशिश की कि इसको डिस्टेंस दूर करके कैसे करें, तो इसके कुछ लॉन्ग टर्म उपाय है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और विशेष रूप से आज मैंने एक सुझाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि उनको भी एक रिपोर्ट मिला है कि नदी का जो पात्र है वो अगर सीधा हो जाएगा स्ट्रेट तो नुकसान नहीं होगा। दूसरा, मैंने उनको कहा कि नदी में जो पत्थर है, बाकी बातें है, स्लिट है, इसके कारण नदी और ऊपर आती जा रही है और जिसके कारण पानी बाहर भाग जाता है तो फिर गांव को उद्ध्वस्त करता है। तो मैंने उनको कहा कि टेक्निकल कमेटी से एक रिपोर्ट लेकर बाढ़ प्रोटेक्शन के रूप में इसको 2 मीटर 3 मीटर हम इसकी खुदाई करें और जो पत्थर निकलेगा वो एनएचआई के तरफ से मैं आपको हम लोग को काम करने के करें, क्योंकि हमें पत्थर चाहिए और नदी के दोनों बाजू में हम कंक्रीट और पत्थर की ऐसी मजबूत दीवार बनाएंगे कि जिसके कारण पानी कहीं जाएगा नहीं। तो एक उसका अप्रूवल उनका अगर मिलता है तो जरूर वो करेंगे। दूसरी बात, नदी का खुलीकरण होने के कारण जो पानी ऊपर इधर उधर भागता है वो नेचुरल नीचे जाएगा, उसके कारण भी बाढ़ का नुकसान कम हो सकता है। हमारे यहाँ आपके यहाँ अच्छी बात है, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ और मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। तो वो हम लोग कहते हैं वहाँ कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, क्योंकि हमारे यहाँ 450 फीट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो नदी के पात्र की समस्या है, आगे ये समस्या न हो, इसमें राज्य सरकार जैसा निर्णय करेगी वैसा हम काम करेंगे। एक बात है कि बड़े प्रमाण पर पहाड़ गिर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जहां रॉक है मजबूत वहां नहीं गिरते, तो ये यहाँ का परमानेंट प्रॉब्लम है। और इसलिए स्विट्जरलैंड से भी हमने अभी 2-4 दिन में एक प्रेजेंटेशन मेरा है कि ये इसके लिए क्या करना, और यहाँ के भी एक्सपर्ट का सलाह हम ले रहे हैं। इस कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को और जयराम जी को आश्वस्त किया है, मंत्री जी को भी, कि मैं इस रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन आपको भी दिल्ली बुलाऊंगा और आपसे सलाह करके फिर इसका निर्णय करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करके इसके ऊपर उपाय करेंगे। मुझे अंदाज से मालूम नहीं, पर अंदाज से इसके ऊपर 8-9 हजार करोड़ हमने खर्चा किए थे रोड पर। जो ये रोड काफी उद्ध्वस्त हुआ है। तो पहली बात तो तुरंत हमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज किया है और काम की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए फिर से 2,000, 3,000, 4,000 जो भी लगेगा वो पर पूरा इस बात की चिंता करेंगे कि भविष्य में ऐसा आने के बाद ये नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में लेकर नया डीपीआर बनाकर इसके बारे में तुरंत काम करने का हमने निर्णय किया है और वैसा आदेश दे ही दिया है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे को जहां नुकसान हुआ है वहां जो अनेक गांवों से जोड़े जाते हैं और अभी एप्पल का सीजन है, तो गांव से एप्पल को लेके जाने में बहुत दिक्कतें हैं। तो मैंने हमारे अधिकारियों को आज एनएचआई वालों को सूचना दी है कि जहां जहां एनएचआई के 4 लेन रोड है उसके बाजू में जहां जहां ऐसे गांव है 1 किलोमीटर तक, वहां का जो ब्रिज डैमेज हुआ होगा, रोड डैमेज हुआ होगा, उसको हम रीइंस्टिट करेंगे और उसको फिर से ठीक करके उसको चालू कर देंगे। इसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो एनएचआई खर्चा करेगा और स्टेट हाईवे के पुल और रोड हम 1 किलोमीटर तक जो जुड़ने वाले एनएचआई के 4 लेन रोड को उसको सुधार देंगे।
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो NHI का PWD डिवीजन है, जिसके साथ हमारे हाईवे और जहां नुकसान हुआ है, उसके लिए मुझे हमारे चीफ इंजीनियर और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वहां उनको 220 करोड़ रुपए रिपेयर के लिए चाहिए। उसमें मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 80 करोड़ आप उनको तुरंत दो। तो मैंने उनको कहा कि मैं दिल्ली जाकर तुरंत ये पैसे आपको मिलने की व्यवस्था करता हूं। वैसे अभी एक 15 दिन पहले ही जो CRF का यूटिलाइजेशन था, उसके शायद 130 करोड़ रुपए हमने 10-12 दिन में सरकार को दिए हैं। इसके अलावा मैंने उनको ये भी आज घोषणा में कर रहा हूं कि इसके साथ साथ ये जो CRF का फंड है उसमें और जो सेतु भारतम का फंड है, ये दोनों को पकड़कर मैं उनको और 350 करोड़ रुपए इस एड के अंदर उनको देने की व्यवस्था करूंगा, ताकि वो स्टेट के कहीं भी गांव के अंदर, स्टेट के अंदर जो रिपेयर के काम है वो तुरंत कर सकेंगे। इसके साथ एक आज मैंने उनको उनके कहने पर रेंजेस टू बागचल इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट रंगस, ये 15 किलोमीटर का रोड 50 करोड़ का ये मंजूर किया है। और शाहपुर से सिहोंटा चौरी रोड, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये 23.5 किलोमीटर है, 53 करोड़। ये दो कामों को भी इसके एडिशनल और मंजूरी दी है। इसके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी लोगों का नुकसान हुआ है और ये विशेष रूप से लैंडस्लाइड होने के कारण नदी पात्र भी बदलती है, डायरेक्शंस बदलती है। तो इसके ऊपर हम लोग टेक्निकल अध्ययन कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इसके बारे में अध्ययन करके, मैंने उनको एक आग्रह से कहा है कि आप 10-15 दिन में अगर इसके बारे में, नदी के बारे में आपका कोई निर्णय होकर निर्णय करेंगे, हमें अनुमति देंगे, तो इसके बाद जो नया रोड का पूरा कंस्ट्रक्शन का यह काम हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से इस पत्थर का उपयोग करके फिर से नदी के पात्र को और खोल करते हुए हम वो पत्थर को उपयोग करेंगे ताकि प्रोटेक्शन में उसका उपयोग हो। तो नेचुरली आज जो जिस प्रकार का संकट आया वो बहुत ही गंभीर रूप का था। मुझे लगता है शायद इसके पहले कभी नहीं आया होगा। तो मैं निश्चित रूप से, मुझे मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया था, एक 3-4 दिन पहले जयराम जी भी मेरे पास आए थे और नड्डा जी ने भी मुझे फोन किया कि मुझे कहा कि एक बार आप जाकर आइए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैंने आज पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट का आज का दिन मैंने छुट्टी मांगी प्रधानमंत्री से और मैं यहाँ आया हूँ। आने के बाद मैं जो समझता था उससे कई गुना ज्यादा इसकी ग्रेविटी है और एक एक स्पॉट को मुझे देखने का मौका मिला। एक बात जरूर, इसका परमानेंट उपाय है टनल्स बनाना, यही बहुत बड़ा इसका उपाय है। और टनल बनाने के लिए पैसा बहुत लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हम करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्चा करके 68 टनल हमने प्रपोज किए हिमाचल प्रदेश में। उसमें 11 टनल 15 किलोमीटर लेंथ की, जिसकी 2,000 करोड़ रुपए कीमत है, वो हमने पूरी की है। 27 टनल ऑनगोइंग है, जिसकी 30 किलोमीटर लेंथ है और जिसकी कीमत 3,500 करोड़ रुपए है। और 30 टनल ऐसी है जो अपकमिंग है, जो 41 किलोमीटर उसकी लेंथ है, जिसकी कीमत 6,500 करोड़ है। आज वो चंडीगढ़ से जो मनाली के लिए रास्ता आता है, उसका भी निरीक्षण मैंने किया। हम जल्दी ही 2-3 महीने में ये काम पूरा करेंगे। इसके उद्घाटन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम जी, अनुराग ठाकुर जी, नड्डा जी और बाकी सभी MLA MP सबको लेकर हम कार्यक्रम करेंगे। पर आज मुझे उसका महत्व ध्यान में आया कि एक टनल पहाड़ कितना ऊपर ऊंचा है और एक टनल कहाँ से निकलती है और कहाँ बाहर आती। तो टनल के कारण आज मुझे जयराम जी और मुख्यमंत्री भी बता रहे थे कि टनल अगर नहीं होती
तो आज कनेक्टिविटी बंद होगी, क्योंकि जो पुराना रोड है जो वो चंडीगढ़ से आता है वो उध्वस्त हो गया। तो आज स्वाभाविक रूप से टनल ये लॉन्ग टर्म उपाय है, तो ये जो 68 टनल का जो काम है 56 किलोमीटर का, हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। एक बिजली महादेव में हम 250 करोड़ की एक रोपवे बना रहे हैं और मैं 15 अगस्त के पहले उसको अवार्ड खो जाएगी और उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप से ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। फिर से एक बार मैं बता दूं, थोड़ा सा सेतु बंधन और सीआरएफ में मैंने 130 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं और ये करीब 400 करोड़ रुपए तक दोनों को लेकर कामों को हम मंजूरी देंगे। उसमें से अभी 2 काम आज ऑलरेडी हमने मंजूर भी कर दिए। और फ्लड रिपेयर्स में जो एनएचआई के रोड है उसके लिए जितना पैसा लगेगा उतना करेंगे। और उसके साथ जो हमारे हाईवे को, एनएचआई के 4 लेन रोड को, जो गांव को जोड़ने वाले रोड के ब्रिजेस होंगे उसे 1 किलोमीटर तक हमारे पैसे से रिपेयर करके देंगे। ब्रिज होगा तो ब्रिज रिपेयर करके देंगे और बहेगा होगा तो पूरा नया बना के देंगे। तो 1 किलोमीटर तक उसको हम सेपरेट करेंगे ताकि एप्पल के सीजन में हमारे किसानों का नुकसान न हो। और जो NHPWD है, जो 4 लेन नहीं है, 2 लेन शोल्डर जो रोड है, उसके रिपेयर के लिए 220 करोड़ रुपए उन्होंने अभी मुझे प्रपोजल दिया, उसको मंजूरी देंगे। और 80 करोड़ रुपए उनको तुरंत चाहिए, मुझे आने के बाद वो भी पैसा देने की व्यवस्था करेंगे। मैं भारत सरकार की ओर से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आपको आश्वस्त देता हूं कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने भी एक टीम यहां भेजी थी उनके भारत सरकार की ओर से। ये मैंने केवल मेरे डिपार्टमेंट की बात आपके सामने की है। प्रधानमंत्री भी और भारत सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील है कि टीम का रिपोर्ट जाने के बाद उसके बारे में जो कुछ निर्णय है वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार करेगी। मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी बातें थी जिसके लिए मैं आज आया था, उसके बारे में ये सब घोषणा मैंने की है। मैं मुख्यमंत्री जी को और हिमाचल की जनता को विश्वास देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हिमाचल की जनता के साथ है। और जो नुकसान हुआ है, जो लोग बेघर हुए हैं, उनको कैसी मदद करना, और उसके साथ साथ रोड में जो नुकसान हुआ है, ब्रिजेस टूट गए हैं, इन सब को किस प्रकार से नॉर्मलाइज करना, और इसके लिए जो भी प्रयास हमारे तरफ से होंगे वो पूरे करेंगे। और निश्चित रूप से हम जनता को, मेरा विश्वास है कि वो हिम्मत रखकर इसका प्रतिकार करें। और अभी जो कुछ करेंगे वो ऐसा करेंगे कि कितना भी गंभीर संकट आएगा तो भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होगी। इसकी चिंता करते हुए, टेक्निकल सलाह लेते हुए ये काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये सीआरएफ और सेतु बांधवन पकड़ के लिए 400 करोड़ रुपए है। मैंने 350 बोले, 400 ये सेतु बंधन और सीआरएफ ये दोनों एक ही हेड है, अलग अलग एक ही सीआरएफ हेड है। और दोनों को पकड़ के मैं 300 के बजाय 400 करोड़। आपको कुछ पूछना होगा तो पूछिए। सर, आपने आज कुल्लू से मनाली तक के डैमेज हुए सड़क का जो है निरीक्षण किया है। 21 दिन के बाद जो है ये दोनों हिस्से जुड़ पाए हैं। किस तरीके से देखते हैं कि हर साल बाढ़ के बाद जो है हाईवे को जबरदस्त तरीके से नुकसान झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से परेशानी जो है वो लोगों को भी होती है और टूरिज्म को भी होती है। तो भविष्य में सर ये सड़कें सुरक्षित रहें, उसको लेकर कोई प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, पहली बात तो एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ रोड है, रोड के नीचे गांव है और गांव के नीचे नदी है, और नदी के फिर दूसरे बाजू में रास्ता और फिर पहाड़ है, और पहाड़ का फ्राजिल डाटा है पूरा। ये फॉरेस्ट के तरफ से नए रोड की परमिशन नहीं मिलती। हम लोग कितना भी ऑप्शन ढूंढे तो कोई उपाय नहीं है। मैं पिछले बार आया था
तो मुझे यहाँ सब लोग कह रहे थे कि अब इस तरफ का 4 लेन रेड हुआ, अब उस साइड से भी करो। तो वो पहाड़ इतना बड़ा है कि उसको भी कैसे हैंडल करना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। और जैसे मैंने कहा कि नदी का पात्र जो है वो कर लेके बदलता है, तो जैसे वो कर लेता है तो पानी और रिबाउंड होता है और जोर से आता है, तो वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को उध्वस्त कर देता है, बसेस को, ट्रक को उठा के ले जाता है। तो कुछ चीजें जो है वो टेक्निकली राज्य सरकार के मार्गदर्शन में उनको करनी पड़ेगी। रोड के बारे में अब आगे के लिए मैंने कुछ सूचना दी है, पर जब तक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आता, मैंने उनको कहा कि ये कंक्रीट का ही बनाइए और इसकी मजबूती और बनाइए। दूसरी बात, जो पहाड़ गिर रहे जगह जगह पर, हम लोग स्विट्जरलैंड से भी कुछ लोगों को बुलाया, उनके साथ भी प्रेजेंटेशन कर रहे और IIT के साथ सलाह करके ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसा संकट ना हो। पर एक बात और ध्यान में रखो, यहाँ के लोगों को भी और सरकार ने उसके लिए चिंता करनी चाहिए पर्यायी जगह की। पर नदी के बाजू में जो घर और बिल्डिंग बना बना के रह रहे हैं, वो इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि ये डेंजरस है। ये अच्छा हुआ कि ये घटना सुबह हुई, अगर ये अंधेरे में होती तो और नुकसान होता। तो थोड़ा सा लोगों का भी सहयोग चाहिए। और अब मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय किया है कि नेशनल हाईवे जो 4 लेन है उसके आजू बाजू के लिए उन्होंने जो डेवलपमेंट होती है 100 मीटर की, उसके बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की है, वो भी उचित है। और ऐसे कुछ लोग आते हैं तो उनको पर्यायी जगह और कोई दी जा सकती है। पर रोड के बाजू में इस प्रकार से रिवर के बाजू में बैठना ये डेंजरस है, इससे बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। सर, आपने बजौरा से लेकर मनाली तक का निरीक्षण किया, इस दौरान आपने देखा काफी आपदा से नुकसान हुआ। तो राजस्थान जो टोल टैक्स है वो माफ किया गया अभी कुछ समय के लिए, तो क्या आगे उसके लिए क्या नहीं, अभी तो फिलहाल जब तक रोड का काम अच्छा नहीं होता, पूरा कंप्लीट नहीं होता, तब तक नहीं होता। सर, लेफ्ट बैंक रोड के लिए आपने पिछले दफा आए थे घोषणा की थी नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, लेफ्ट बैंक रोड जो कि आज काम आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा जो पुराना नेशनल हाईवे जो है, जो अभी हमने नया बनाने के बाद नेशनल हाईवे था उसको सुधारने वाले थे, और अभी हमने उसको जो भी कुछ सुधार सकते वो सुधारने का काम किया है और इसी के कारण ट्रैफिक थोड़ा सा जाना आना सुविधा का हुआ है। और 1 लेन चल रही है, अब पहले ये काम करेंगे, बाद में उसका भी। सर, एक आंकड़ा आ रहा है कि जो नेशनल हाईवे है 4 लेन है, उसमें जो है पैदल फुटपाथ नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सड़कों पे मौतें हो रही है। तो अब हमने ये देखा कि नेशनल हाईवे तो तैयार हो रहा है, 4 लेन भी तैयार हो रहा है, लेकिन फुटपाथ तैयार नहीं हो रहा है। फुटपाथ तो भी नहीं और होने की जरूरत है। रिहायशी इलाकों की बात करें सर, उसमें फुटपाथ जो होती है वो शहर के अंदर और गांव के अंदर जब होती है तब होती है, लाइट लगती है, फुटपाथ लगती है। जो शहर के बाहर होते हैं वो रोड को सर्विस रोड होते हैं। तो हम लोग अब कितनी जगह यहाँ प्रॉब्लम कंस्टेंट है, एक तो रिवर है, पहाड़ है, दोनों बाजू में डेवलपमेंट है, घर भी तोड़ने में प्रॉब्लम है, उससे मार्ग निकालकर हम टेक्निकली अच्छा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। सर, ये करें तो वहाँ पर भी बरसात के बाद जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। सामरिक दृष्टि से ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है सर, उस मार्ग पे किस तरीके से फोकस किया जाएगा फ्यूचर डेज में, ताकि ये किस तरीके से? सर, जो मैंने आपको बात बताई ये बहुत ही स्पष्ट है, दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ का जो स्टार्टा है वो बहुत ही फ्राजिल है कि वो कभी भी गिर सकता है। मिट्टी और पत्थर 80% मिट्टी और पत्थर इस टाइप का है। जो ब्लैक रॉक होता है मजबूत, वो बहुत कम है, कुछ जगह दिखा है। दूसरी बात, उसके बीच में दोनों बाजू में डेवलपमेंट हुई है और उसके बीच में रिवर है और इसको ये पहाड़ को लगकर रोड है दोनों बाजू। ये स्थिति आइडियल नहीं है, उल्टा ये बराबर नहीं है। पर अब पहाड़ को हम दूर नहीं कर सकते, रोड के लिए नई अलाइनमेंट नहीं मिल सकती, लोगों के घर हम तोड़ नहीं सकते और नदी का दिशा बदल नहीं सकते। So there are complications, no doubt, but we need to find out the option between the line and that is to be limitation. और उसके साथ जो अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करें। सर, ये रोड जो है अभी नया बना है बिल्कुल, और अभी इसकी इनॉग्रेशन भी नहीं हुई है, एंड द वेरी फर्स्ट फ्लड इट फेस्ड, इसमें हैवी डैमेज हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन कॉज ऑफ द डैमेज, कि ये अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं है या कंस्ट्रक्शन में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है? देखिए सर, ये तो अभी जब टेक्निकल कमेटी रिपोर्ट देगी उसके पास सब विषय दिए हैं, और मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूँ कि अभी घर के घर गाड़ियां, बसेस बह गई, तो
ये जो कर्व ऐसा आता है रिवर का और जो पूरा पानी आता है, अभी भी आज जो फोर्स मैंने देखा तो अभी तो सब समाप्त हो गया। तो फोर्स इतना ज्यादा है कि उसने स्ट्रक्चर को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को उसे उठा के फेंक दिया, पुलों को फेंक दिया। फिर भी इसके बाद टेक्निकल कमेटी हमें जो रिपोर्ट देगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। सर, मनाली टू से जो है वो 4 लेन प्रपोज हुआ था इनिशियली, और ऐसा सुनने में आया है कि उसके लिए लैंड एक्वायर भी हो गई है। देन व्हाई इट वाज ओनली मेड 2 लेन, और क्या आगे के लिए प्रपोजल है कि मनाली कुल्लू 4 लेन किया जाएगा? सर, ये पहली बात आप समझ लीजिए, यहाँ 2 लेन 4 लेन से भी प्रॉब्लम ये है कि रिवर बीच में है, और दूसरी बात है कि रोड ऊपर है, फिर बस्ती है, फिर रिवर है, फिर बस्ती है, फिर रोड है, फिर पहाड़ है। तो ये ऐसी विचित्र स्थिति है कि ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे रोड न बढ़ाने लायक की परिस्थिति है। अब इसमें से बिटवीन द लाइन गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी लैंड भी नहीं लेना, होटल वालों को भी नहीं तकलीफ देना, पूरा रिवर में भी काम नहीं करना। एक लास्ट क्वेश्चन इनके ले लेते हैं। खास तौर से जो पट्टी के लिए 4 लेन बन रहा है, उसका 300 मीटर का हिस्सा जो है नदी व्यास लेवल के किनारे आया है, और वो भी फ्लड हो गया, 10 फुट पानी गया। तो क्या सर उसके अलाइनमेंट को चेंज करने का कुछ है? तो बड़ा सर, जो जहां रोड पे ये प्रॉब्लम आए हैं उसका टेक्निकल अध्ययन करके जो उचित है वो कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद।